सब कुछ जो है पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर कहीं पर भी बच्चों को फाइनेंस की बेसिक जानकारी नहीं दी जाती है कि कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें तेज़ी से उतार चढ़ाव आते हैं वहाँ पैनिक की स्थिति आ जाती है और वो उससे बाहर आ जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो उसका बेनिफिट मिल सकता था वो उसको नहीं ले पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का गरीब मानसिकता है तो वो जीवन में कभी अमीर नहीं हो सकता, और अगर एक गरीब व्यक्ति है लेकिन उसकी सोच, उसका विजन अमीरी की तरफ ले जा रहा है उसे, तो वो अमीर बनने में उसे कोई नहीं रोक सकता। लोग कई बार क्या सोचते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा कमा करके और मन की शांति आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। मन की शांति आएगी तब पैसा आएगा, ये भी उतना ही बड़ा सच है। जिस तरह से सांस लेने के लिए, जीवन को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही इस लाइफ को सस्टेन करने के लिए आपको पैसा चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आपके पास में है तो आपको इमोशनल सपोर्ट लोग दे देंगे, लेकिन अगर जैसे ही लोगों को मालूम पड़ता है कि आपके पास में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो लोग अपना इमोशनल सपोर्ट भी खींच लेते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग अमीर हुए हैं या जिन्होंने बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छुई हैं, वो सारे के सारे लोग कभी न कभी जीवन के किसी न किसी स्टेज पे, स्टेप पे वो लोग संघर्ष कर रहे थे, गरीबी के आसपास थे। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट मैं कहना चाहूँगा, कोई भी सरकार 140 करोड़ लोगों को तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे सकती है। If you are having one source of income, you are one step away from poverty. आपके पास में और मेरे पास में 24 घंटे हैं, लेकिन अगर मैं आज अपने पास में 10 लोगों को हायर कर लेता हूँ तो नेचुरल रूप से मेरे पास 240 घंटे हो जाएंगे और मैं 10 गुना अधिक काम कर सकता हूँ। अब लालच एक बहुत बड़ा जाल है ना। आप जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है या बहुत सस्ती मिल रही है तो आप समझ लीजिएगा कि वो व्यक्ति प्रोडक्ट को नहीं सेल कर रहा है, आप खुद सेल हो रहे हैं। लोग इनकम जनरेट करने में अच्छे होते हैं और वेल्थ बिल्डिंग में कमज़ोर होते हैं। इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर होता है? लोग कहते हैं हम खुद इन्वेस्ट कर देंगे, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की क्या ज़रूरत है? कि लोग समझते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा रिटायरमेंट का फंड है, और वो ये समझते हैं, बच्चे समझते हैं कि पेरेंट्स हमारे इमरजेंसी फंड है। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट समाज में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो क्राइसिस आती है उसका एक कारण बन जाते हैं। अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है? वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, मैंने 11 साल की आयु से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है विभोर जी कि उन्होंने कहा आई वॉज टू लेट। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं जोधपुर राजस्थान में। हमारे साथ मौजूद है फाइनेंशियल एडवाइज़र बलबीर जी। बलबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार। मिडिल क्लास इंसान अमीर कैसे हो सकता है, या फिर जो गरीब इंसान है वो उसकी मेंटालिटी कैसे होनी चाहिए कि वो अमीर हो जाए? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। फाइनेंस शब्द क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आज की दुनिया में ऐसा ही मानते हैं कि सब कुछ जो है पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। और जहाँ तक फाइनेंस को लेकर के सवाल है तो फाइनेंस जीवन को जीने के लिए एक एनर्जी है। जिस तरह से हम शरीर को चलाने के लिए सांस लेते हैं, वैसे ही हमारी जो भौतिक जीवन है उसको चलाने के लिए जो एनर्जी है, जो हमारी गाड़ी का पेट्रोल है, आप उसे फाइनेंस से जोड़ सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र क्यों ज़रूरी है हमारे एक आम व्यक्ति के लिए? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं विभोर जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जब आप देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर कहीं पर भी बच्चों को फाइनेंस की बेसिक जानकारी नहीं दी जाती है। एक कोई भी तरह से आप कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा जो है वो फाइनेंस या मनी मैनेजमेंट को लेकर के नहीं है। साथ ही आप देखते हैं कि बहुत सारी आज की डेट में इंफॉर्मेशंस मार्केट में हैं, चाहे वो एजेंट्स के माध्यम से हों, चाहे इन्वेस्टिंग कंपनी की तरफ से हैं, तो जो आम आदमी है वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहता है। साथ में बहुत सारी, जब इंसान इन्वेस्ट करता है तो बहुत सारी गलतियों की संभावना रहती है, तो उसमें हैंड होल्डिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। और वो हैंड होल्डिंग आपको सही दिशा में गाइड करने के लिए जो एक व्यक्ति है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के अलावा कोई हो नहीं सकता। हैंड होल्डिंग टर्म के बारे में आपने बात करी, तो ये हैंड होल्डिंग टर्म क्या होती है?
देखिए, जब हम पैसा बनाना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो बहुत सारी हमारी साइकोलॉजिकली हमारी जो कमियां होती हैं या मनी को लेकर के हमारी जो भ्रांतियां हैं या नॉलेज की कमी है, उन सब की वजह से हम कई बार अपना खुद का जब पैसा मैनेज करते हैं तो पैनिक हो जाते हैं। और उसी के कारण देखने में ये आया है कि या तो हम गलत इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर हम जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंसान पैनिक हुए बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को जब पहली बार चलना सिखाती है तो उसकी उंगलियां पकड़ती है, हैंड होल्डिंग हो गई। इसी तरह से जब बच्चे को स्कूल में लिखना सिखाया जाता है पहली बार, तो बच्चे की उंगली पकड़ के एक टीचर उसको लिखना सिखाता है, दैट इज ऑल्सो हैंड होल्डिंग। इसी तरह से जब आप फाइनेंस के लिए, जब आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में जब आप आते हैं और उस समय आपको जब इन्वेस्टमेंट शुरू करना होता है, पैसे से पैसा बनाना होता है, पैसा बढ़ाना होता है, तो उस समय भी बहुत ज़रूरत होती है एक एक्सपीरियंस हैंड की, जो आपके हैंड को होल्ड करके और फाइनेंशियल दुनिया में आने वाली विभिन्न दिक्कतों से, समस्याओं से आपको पीछे बैकअप के रूप में रह सके और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। सो वो हैंड होल्डिंग है एक तरह से। फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है आजकल के टाइम में? देखिए, मैंने जैसा कहा कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे देश में औपचारिक रूप से होती नहीं है। जब फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं है तो इंसान जिसे पता है कि पैसे सब कुछ तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है ना। कहा भी गया है कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पैसा बहुत कुछ है, बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ में, और हमें उसकी एजुकेशन नहीं, हमें पता नहीं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कैसे अपने आप को फाइनेंशियली सेफ करें, है ना। तो उस दृष्टि में ऐसा व्यक्ति या ऐसा सिस्टम आपके सामने होना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए, जो आपके फाइनेंस को सही दिशा में, सही लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो वहाँ पर फाइनेंशियली एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। कौन सी उम्र होती है जिसमें हम इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं? देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि फाइनेंस के अंदर जिस तरह से जीवन प्रारंभ होता है एक बच्चे के रूप में, हम जब धरती पे आते हैं तो उसी समय से हमारा सांस लेना, हमारा बढ़ना, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। टिल लाइफ ये रहता है। लाइफ का मतलब ही है, एल का मतलब है लिविंग और ई का मतलब एंड, और बीच में जो इफ बचता है उसका मतलब है इफ और बट के बीच में आपको पूरा जीवन बिताना है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको जो आपकी जीवन की ज़रूरतें हैं, जैसे कि बच्चे की एजुकेशन है, फिर वो हायर एजुकेशन के लिए जाता है, देन उसके बाद में उसकी शादी होती है, एक पारिवारिक वैवाहिक जीवन में जब वो जाता है, और इसी के साथ में वो कोई नौकरी बिजनेस करता है, फिर वहाँ से रिटायरमेंट लेता है, तो पग पग पर आप कह सकते हैं कि उसकी लाइफ में उसको ज़रूरत होती है पैसों की। तो पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा मनी मैनेजमेंट से या फाइनेंस से आएगा। तो आपको ज़रूरत तो हर कदम पर है पैसे को मैनेज करने की, और साथ ही आपको पैसे की एजुकेशन लेने की, उसको मैनेज करने की। लेकिन हाँ, यहाँ पर मेरा ये आपको कहना रहेगा कि देखिए, जो मनी मैनेजमेंट है या जो फाइनेंस की ज़रूरतें हैं वो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। इसलिए जब से बच्चा जन्म ले तभी से उसके पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसके लिए कुछ ना कुछ सेविंग करते रहें। और हमारे इंडियन कल्चर में तो जब बच्चा जन्म लेता है तो रिश्तेदार उसके लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा होता है, तो वहीं से क्यों ना शुरुआत की जाए। और जब बच्चा आगे बढ़ रहा है तो क्यों ना उसके अंदर सेविंग की हैबिट डाली जाए, और बच्चा जब अर्न करना स्टार्ट कर दे तो वहाँ से उसको प्रॉपर फाइनेंशियली गाइड करके और उसका इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ता रहे। एक व्यक्ति के लिए मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो सकती हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। हालांकि मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर आप बात करें तो आज की तारीख में पोस्ट ऑफिस से लेकर के जहां पर आरडी एमईएस की सुविधाएं हैं, बैंक में एफडीज की सुविधाएं हैं, और आपके अलग अलग अगर कंपनीज में जाएं तो आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी में करते हैं, इक्विटी में करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। लेकिन जो निर्भर ये करता है कि कौन सा व्यक्ति के लिए कौन सा मोड या टूल सही है, वो
जब हम उसकी बात करें तो बहुत सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ता है। हमें देखना पड़ेगा कि क्या उसकी मनी पर्सनैलिटी है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, उसके बाद में टाइम हॉरिजन कितना है और उसका जो लक्ष्य है वो कितना बड़ा है, क्या वो लक्ष्य या जो गोल है वो वाइबल है, क्या वो लक्ष्य या गोल है वो कितने समय तक आपस में एडजस्ट कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम उसके इन्वेस्टमेंट को और उसके जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अपन देख सकते हैं। आज के टाइम में मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी सबसे ज़्यादा बेहतर है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो गलत नहीं है, गलत कोई भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक आप फार्मेसी से पूछेंगे कि दवा कौन सी गलत है, तो उसकी दुकान में जितनी भी सैकड़ों दवाएं पड़ी हैं वो गलत कोई नहीं है, लेकिन कौन सी बीमारी पे कौन सी दवा लगेगी ये महत्वपूर्ण है। और इसकी जानकारी एक हेल्थ के ऊपर जो काम कर रहा है एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर वो बता सकता है। तो इसी तरह से आपकी लाइफ के अंदर कौन सा टूल या कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतरीन होगा, ये वेल्थ का जो डॉक्टर है यानी कि एक जो परफेक्ट फाइनेंशियल एडवाइजर है वो आपको सही राय दे सकता है कि आपके लिए कौन सा टूल बेहतरीन रहेगा। बेसिकली जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो उसमें 3 पैरामीटर्स हम लेते हैं। यील्ड यानी रिटर्न ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, साथ ही हम देखते हैं उस टूल में सेफ्टी कितनी है, और तीसरा जो उसका पैरामीटर है वो है लिक्विडिटी का। अब अलग अलग जो टूल हैं उसके अंदर ये तीनों पैरामीटर अलग अलग होते हैं। सपोज आप बैंक में एफडी में जा रहे हैं, तो एफडी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर यील्ड है वो फिक्स है, 6 से 7% के बीच में आज की तारीख में मिल रहा है। लेकिन सेफ्टी जो है वहाँ पर 5 लाख तक की पूरी है, 100% सरकार की गारंटी है। उसके साथ में उसमें जो लिक्विडिटी है उसमें एक सर्टेन लिक्विडिटी है। अगर आप समय से पहले अपनी एफडी को तुड़वाते हैं तो उसके अंदर कुछ 1-1.5% तक का कटौती होकर के बाकी आपको मिल जाता है। लेकिन अब इसी पैरामीटर्स को अगर आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में या किसी दूसरे प्रोडक्ट में डालते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर यील्ड बढ़ सकता है, लेकिन जो सेफ्टी है वो भी धीरे धीरे कम हो सकती है, लिक्विडिटी है वो भी बाउंडेड हो सकती है। तो अलग अलग जो मोड हैं, अलग अलग जो टूल हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं कि किस व्यक्ति को दिया जा रहा है और उसकी मनी पर्सनैलिटी क्या है। मनी पर्सनैलिटी पे हमारे यहाँ काम कम होता है। मनी पर्सनैलिटी का मतलब है उस व्यक्ति के अंदर वो जो इन्वेस्टमेंट है उससे संबंधित जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल पाता है या नहीं पाता है। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें तेजी से उतार चढ़ाव आते हैं वहाँ पैनिक की स्थिति आ जाती है और वो उससे बाहर आ जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो उसका बेनिफिट मिल सकता था वो उसको नहीं ले पाते हैं। कि आजकल जो आम लोग हैं जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनकी उम्र केवल 2.5 साल ही है, 2.5 साल बाद वो अपने पैसे वापस निकाल लेते हैं, तो ये ऐसा क्यों है? हाँ, वो जो हम बात कर रहे थे कि एसआईपी म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो हम कई बार क्या होता है कि लोगों को जब मोटिवेट करते हैं और लोग जब सेविंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो उस समय वो 20 साल 15 साल लंबे गोल तो ले लेते हैं। बच्चे की एजुकेशन है 15 साल बाद में करनी है तो उस समय वो एक एसआईपी शुरू कर देते हैं। इस तरह से अपने रिटायरमेंट के लिए एक एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में पैनिक की स्थिति हुई या उनकी कोई दूसरी ज़रूरतें सामने आ गई तो उनको लगता है कि मुझे अभी 20 साल चलाना है, अभी 2-3 साल 4 साल हुए हैं और अभी मुझे गाड़ी नहीं लेनी पड़ रही है या मकान के लिए मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, दूसरे नए मकान की ओर जा रहा हूँ। तो उनको सबसे पहला जो टारगेट दिखता है वो एसआईपी म्यूचुअल फंड की जो कॉर्पस बनकर उनके सामने आता है। उनको लगता है ये मेरा बहुत अच्छा है, अब मैं इसमें से पैसा कुछ निकाल लेता हूँ और वापस इसको डाल दूंगा। तो इस वजह से वहाँ पर हैंड होल्डिंग नहीं होने की वजह से कई बार ऐसा देखने में आ रहा है कि उस जगह पर लोग अपनी एसआईपी को है तुड़वा लेते हैं। तो इसीलिए एवरेज जो एज है वो शॉर्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप्स क्या हैं? अगर कोई मार्केट में नया आ रहा है उसको किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? फाइनेंशियल अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उसको लगता है कि मुझे एक लॉन्ग रन में अपना इन्वेस्टमेंट और अपने टारगेट्स को अचीव करना है, तो सबसे पहले अगर वो फ्रेशर है तो मैं उसको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। उसका कारण ये है
कि जब व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहा है उस समय उसे यह भी समझना चाहिए कि वह खुद एक इन्वेस्टमेंट है, पेरेंट्स ने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है। तो उस जो इन्वेस्टमेंट है, अगर कल को उसे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? तो फिर उसके जो पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट उस पर है, उसकी जो लायबिलिटी है फैमिली के जो पेरेंट्स और बाकी मेंबर्स की तरफ, उसका क्या होगा? तो सबसे पहली ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन करने की। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बाद में उसे चाहिए कि सेकेंड स्टेप में वो रिस्क फ्री ग्रोथ जहाँ उसको मिलती हो वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट शुरू करे। ये आपकी आरडी में हो सकती है, या आपके पोस्ट ऑफिस में, या जहाँ फिक्स रिटर्न्स है वहाँ हो सकती है, क्योंकि अभी उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है और उसको अभी ज़रूरत भी लिमिटेड में उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसके बाद में फिर हम उसको थोड़ा सा एडवाइस करते हैं कि आप ग्रोथ विथ रिस्क में आप जा सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, एसआईपी म्यूचुअल फंड का, हम वहाँ पर उसको एडवाइस करते हैं। फिर इक्विटी के लिए ले जाते हैं, फिर हायर रिस्क की तरफ ले जाते हैं। और जब वो स्टेप बाय स्टेप चलता है तो सबसे बड़ी बात जो है विभोर जी उसमें ये होती है कि उस व्यक्ति के पास में सर्टेन ऑप्शंस हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आज एक व्यक्ति है जिसे 5 लाख रुपए की जरूरत है और उसने सिर्फ और सिर्फ एसआईपी म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो क्या करेगा? उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो पैसा वहीं से निकालेगा। तो उसकी जो भी प्लानिंग थी और कंपाउंडिंग का जो लाभ उसको मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पर करने की क्या जरूरत है? तो उसने अगर रिस्क फ्री ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहाँ से अगर कुछ लोनिंग हो जाती है या वहाँ से पैसा उठा लेता है तो कंपाउंडिंग का जो लाभ इसको मिल सकता है ग्रोथ विथ रिस्क का, उसको वो नहीं छेड़ेगा, उस पैसे को सेफ रखेगा। और जब वो पैसा सेफ रहेगा तो लॉन्ग टर्म में वही कमा के देगा पैसा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है पहले कि वो बंदा अपना जो पैसा है उसको सेफर साइड करके चले। एक आम पुअर व्यक्ति जो गरीब है वो अमीर कैसे हो सकता है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि गरीबी और अमीरी उस सबसे अधिक डिपेंड करती है उसकी मानसिकता पे। अगर किसी व्यक्ति का गरीब मानसिकता है तो वो जीवन में कभी अमीर नहीं हो सकता। और अगर एक गरीब व्यक्ति है लेकिन उसकी सोच, उसका विजन अमीरी की तरफ ले जा रहा है उसे, तो वो अमीर बनने में उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उसको नॉलेज, उसको सपोर्ट और उसके जो गोल्स हैं उस तक जाने का रास्ता बताने वाला व्यक्ति अगर उसे मिल जाए और वो थोड़ी मेहनत करे तो उसे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। दिक्कत क्या आती है कि हर व्यक्ति अपना इन्वेस्टमेंट जो करता है वो अपने हिसाब से बजटिंग करता है, अपने हिसाब से प्लानिंग करता है। उदाहरण के लिए एक मजदूर है जो रोज का 500 रुपये भी कमाता है, वो भी प्लानिंग करता है कि जब मैं शाम को मजदूरी से जाऊंगा 500 रुपये लेकर के तो कुछ 100-200 रुपये का आटा ले जाऊंगा, चावल ले जाऊंगा, दाल ले जाऊंगा, मसाला ले जाऊंगा, तेल ले जाऊंगा और शायद 150 रुपये की दारू भी पी जाएगा वो। तो उसका प्लानिंग एक दिन की रहती है। लेकिन जो सर्विस क्लास लोग हैं या जो मंथली जॉब कर रहे हैं प्राइवेट में, उन लोगों का 1 महीने का विजन होता है और 1 महीने का होरिजन होता है। महीने की 25 तारीख आते आते लोग हाँफने लग जाते हैं, उनका जो पूरा बजट होता है वो चुकने की स्थिति में आ जाता है। इसी तरह से जो 1 साल का टेन्योर लेके चलते हैं, उनका जो MNCs में काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनका देखा है कि वो 1 साल तक उनका टारगेट रहता है और 1 साल के अंदर वो सारा अपना जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करना चाहते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़ा काम कर रहे हैं, विजनरी लोग हैं, उनका 5 साल 10 साल का विजन होता है और उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली उनकी ग्रोथ होती है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है आपका विजन है। अगर आप विजन बड़ा रखते हैं, उसकी दिशा में कदम बढ़ाते हैं और सही गाइडेंस में चलते हैं तो आपको फिर अमीर होने में कोई बाधा नहीं रहती है। पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं हम? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो सबको जिसका उत्तर चाहिए, है ना। और इसके उत्तर के लिए सभी लोग खोज कर रहे हैं, अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि पैसे से पैसा बनाना एक आर्ट है। इसमें साइंस भी है, कॉमर्स का तो विषय है ही ये, लेकिन साइंस और आर्ट भी है। आर्ट इन द सेंस कि उसमें कुछ कला है, पैसे को पैसे कैसे बढ़ाएं, कैसे बनाएं, लेकिन इसमें साइकोलॉजी भी है, थोड़ा सा मनोविज्ञान के साथ में दर्शन भी है, इसके अंदर जीवन को देखने का नज़रिया भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पैसे से पैसा बनाने का जहाँ तक सवाल है, उसमें आपके पास में पैसा कितना है, आपने पैसे चाहते क्या है ना। क्योंकि मुझे ये भी देखने में आया है, हमने देखा है कि आपको कई बार
रेट ऑफ रिटर्न तो ज़्यादा दिख रहा है, जो आप पैसा डाल रहे हैं उससे आपको रिटर्न तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली पैसा नहीं आ रहा है। मैं अपने क्लाइंट से पूछता हूँ कि आपको पैसे से क्या चाहिए, तो कहते हैं पैसे से मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने कहा ज़्यादा पैसा चाहिए कि हाँ ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ज़्यादा पैसे से करेंगे क्या? ज़्यादा पैसे से हम खुश होंगे क्योंकि हमारे गोल्स अचीव होंगे। तो आखिरकार वो बात हैप्पीनेस पे आती है, लेकिन हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मन की शांति भी चाहिए। तो लोग इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। लोग कई बार क्या सोचते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा कमा करके और मन की शांति आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। मन की शांति आएगी तब पैसा आएगा, ये भी उतना ही बड़ा सच है। आपको अगर एक माइथोलॉजिकल बात बताऊं तो आपने देखा होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली जी। जो लक्ष्मी जी निकली तो देवता भी चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, राक्षस भी चाहते थे कि हमारा वरण हो, लेकिन लक्ष्मी जी पर छोड़ा गया कि वो किसे वरती हैं। तब लक्ष्मी जी ने देखा कि सभी लोग लोभ में लगे हैं, चाहे वो देवता हो चाहे राक्षस हो, लेकिन क्षीर सागर में जहाँ पर ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें उठती हैं, उस क्षीर सागर में और 52 फनों के बीच में शेष नाग की गोद में निश्चिंत होकर लेटे हुए भगवान विष्णु जब उनको देखती हैं कि इतने झांझावतों के बीच ये निश्चिंत होकर के लेटे हुए, तो वो जाती हैं उनके चरणों में बैठ जाती हैं। तो लक्ष्मी का भी यही सिद्धांत है कि आप जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, चाहे वो फाइनेंस के जीवन के हों चाहे पर्सनल लाइफ के हों, उन सब के बीच में आप कितने धीर गंभीर बने रहते हैं, बिना डिस्टर्ब हुए आप अपने टारगेट पर लगे हैं, तब लक्ष्मी स्वतः आकर्षित होती है, आपके पीछे पीछे लक्ष्मी आती है। पैसा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, पैसा आज का भौतिक युग है ना। तो अब पैसा जहाँ पर भौतिक युग है और वहाँ पर आज की तारीख में जो भी आपको खरीदना है ना, या जहाँ भी आप जाते हैं तो आपको हर जगह पैसे की आवश्यकता होती है। तो जब हर चीज़ की वैल्यूशन पैसे से है ना। अभी कोरोना पीरियड में आपने देखा कि ऑक्सीजन भी आपको पेमेंट से मिल रही थी जी, है ना। आपको पानी पीना है तो आपको किसी ब्रांड की बोतल लेनी पड़ेगी, वो भी पैसे से आ रही है। खाने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो हर चीज़, हर सुख सुविधा के लिए पैसा चाहिए। सभी के लिए तो नहीं है, क्योंकि आपको एक अच्छे मित्र के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। इसलिए पैसा तो अपने आप में एक एनर्जी है। मैं पैसे को हमेशा एक एनर्जी के रूप में देखता हूँ। तो जिस तरह से सांस लेने के लिए, जीवन को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही इस लाइफ को सस्टेन करने के लिए आपको पैसा चाहिए। आपकी एक बुक है विपत्ति में संपत्ति, इस टाइटल को लिखने के पीछे क्या कारण रहा है आपका? देखिए, कोविड पीरियड में मैंने ये बुक लिखी थी और मेरा ये अनुभव आया कि कोविड के समय एक ऐसी स्थिति थी जब पूरी दुनिया अपनी जगह पर थम गई। ऐसा पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ जी। लोग अपने घरों में बंद हो गए और पूरी दुनिया ही रुक गई। दुनिया का पहिया जो था वो थम गया एक तरह से। तो ऐसी परिस्थितियों में दो तरह के लोग मुझे दिखे। एक वो लोग थे जो अपने घरों में थे, मदद के लिए आवाज़ लगा रहे थे, जो मतलब दीनहीन अवस्था में थे। दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो मदद कर रहे थे। वो लोग फिजिकली प्रेजेंस दे रहे थे, वो लोग मेडिकली सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे। तो समाज में दो तरह के लोग थे, एक सपोर्ट लेने वाले और एक देने वाले। ऐसे समय में, ऐसे विपत्ति के समय में भी जो लोग, जिनका हाथ ऊपर था तो हाथ ऊपर क्यों था, और जिनका हाथ नीचे था तो हाथ नीचे क्यों था, इस चीज़ को जब मैंने समझा या अपना जो अनुभव लिया, उसी के आधार पर मैंने ये पुस्तक लिखी है विपत्ति में संपत्ति। और उसके अंदर मैंने बताया कि अगर आप प्री प्लान और अगर आपका विज़न ठीक है, आपकी सोच अच्छी है और अगर आप समाज में कंट्रीब्यूट करने की भावना रखते हैं, तो विपत्ति में भी आपके पास में कई तरह की संपत्तियां हो सकती हैं और उसमें एक फाइनेंस की संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। विभोर जी, मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा। लोग जब आपके परिवार में या आपके आसपास देखते हैं आप कि किसी के साथ में कोई भी विपत्ति आती है, तो उस समय दो तरह के लॉस होते हैं किसी भी परिवार में। एक इमोशनल लॉस होता है और एक फाइनेंशियल लॉस होता है जी। इमोशनल लॉस को तो लोग पूरा कर सकते हैं,
सपोर्ट दे सकते हैं। एक वीडियो को उसके परिवार वाले, ससुराल वाले, पीहर वाले, अड़ोस पड़ोस, यार दोस्त सब आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देगा, कितने समय तक देगा? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी लायबिलिटी, अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आपके पास में है तो आपको इमोशनल सपोर्ट लोग दे देंगे, लेकिन अगर जैसे ही लोगों को मालूम पड़ता है कि आपके पास में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो लोग अपना इमोशनल सपोर्ट भी खींच लेते हैं और वो स्थिति बड़ी दयनीय होती है। तो इस समय में गलती किसकी है? जो फैमिली का ब्रेड विनर है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे। और यहाँ पर फिर वही एक फाइनेंशियल एडवाइजर की बहुत सख्त जरूरत है। एक गरीब इंसान ऐसी क्या गलतियां करता है जिससे कि वो अमीर नहीं हो पाता? देखिए, गरीब आदमी से सोच एक तो ये होती है कि गरीब कितना गरीब है ना। दुनिया में हो सकता है कि जब हम अगर हम लाइन लगाएं, या भारत में जैसे 140 करोड़ लोगों की लाइन लगाएं, तो जो सबसे आगे होगा उससे जो जस्ट पीछे होगा दूसरे नंबर पे, उसको भी लगेगा मैं नंबर 1 से गरीब हूँ। और जो सबसे पीछे होगा या 140 करोड़ में 100 करोड़ नंबर पे होगा, उसको भी 40 करोड़ लोग पीछे दिख सकते हैं। तो गरीबी अमीरी का एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इंसान जीवन के अंदर जो फाइनेंस को लेकर के मैं जहाँ तक समझता हूँ, उसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती है, लोग सही दिशा में काम नहीं करते हैं, या काम करते हैं तो उनके जो हर्डल्स आते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं, और उनका विज़न फिर मैं कहूँगा कि वो थोड़ा सा अगर बढ़े तो हर गरीब आदमी भी अमीर हो सकता है। क्योंकि आपने देखा है दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग अमीर हुए हैं या जिन्होंने बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छुई हैं, वो सारे के सारे लोग कभी न कभी जीवन के किसी न किसी स्टेज पे, स्टेप पे वो लोग संघर्ष कर रहे थे, गरीबी के आसपास थे। आजकल जैसे सरकार कई सारी योजनाएं बना रही हैं, तो क्या वो गरीब इंसान के लिए सही में फ़ायदेमंद होती है? क्योंकि कई बार ना ऐसा सुनने को मिलता है, गरीब इंसान खुद बोलते हैं कि हमारे लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है, या आपस में बात करते हुए वो यही बात बोलते हैं कि ये फ़ायदेमंद नहीं है। क्या ये सच में फ़ायदेमंद होती हैं? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर योजना के बारे में अगर बात हो तो मैं शायद ज़्यादा क्लियर कर पाता, लेकिन हाँ, ये मेरा मानना है कि गरीब के लिए योजना बनाता कौन है? सरकार बनाती है। सरकार का मतलब सरकार में बैठे हुए कुछ लोग बनाते हैं जी, है ना। तो होता ये है कि हर व्यक्ति दुनिया में अलग है ना। जब अलग व्यक्ति है तो उसकी ज़रूरतें अलग होगी। हो सकता है ऊपर बैठ करके जो लोग फ्रेम कर रहे हैं इस योजना को, उन लोगों ने सो कॉल्ड कुछ लोगों को देख करके योजना बनाई हो। कई बार सरकार की जो योजना होती है उसके बहुत सारे स्टेप्स भी होते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि बॉटम लाइन तक जाकर के और हर व्यक्ति की हर ज़रूरत को पूरा कर सके। लेकिन हाँ, उनका एक मोटो रहता होगा शायद कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को कवर कर पाएँ, तो इस दृष्टि से वो अपनी योजना लाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने फिर कहा कि अपनी पीड़ा तो खुद को ही मिटानी पड़ेगी। 140 करोड़ का देश है विभोर जी। कोई भी सरकार, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट मैं कहना चाहूँगा, कोई भी सरकार 140 करोड़ लोगों को तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे सकती है, और सोशल सिक्योरिटी देना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हमारा क्या रोल हो सकता है? अगर हम एक एक व्यक्ति अपनी सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचे, नॉलेज ले और अपने आप को अपग्रेड करे, अपने आप को, अपने परिवार को सोशल सिक्योरिटी दे, तो शायद सरकार पर इतना भार भी ना आए और बेहतर तरीके से और बहुत जल्द हम लोग फाइनेंशियली एंड सोशली सिक्योर हो सकते हैं। हम अपनी मोड ऑफ इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, मोड ऑफ इनकम बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है और बहुत तरीके हैं। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपके पास समय कितना है, आप कितने स्किल्ड हैं, आप दूसरे सेगमेंट में काम करने के लिए कितने तैयार हैं, आप नया नॉलेज लेकर के उसमें स्किल्ड होकर के और वहाँ से इनकम जनरेट करने के लिए कितने तैयार हैं, इस पर डिपेंड करेगा। आपकी एजुकेशन का लेवल क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और आपका सपोर्ट क्या है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, जो नए बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी एक तरह की जो विधा है या जो जॉब, प्राइवेट जॉब्स में जो आप काम करते हैं, सिर्फ उस पर डिपेंड मत रहिए। क्योंकि या जो चाहते हैं कि हम सिर्फ सरकारी नौकरी पे तक जाएं, उससे भी आप, उस पर भी आप निर्भर मत रहिए। क्योंकि फिर मैं कहूँगा कि अगर देश के सारे पेड़ों को काट करके कुर्सियाँ बना दी जाए तो भी सभी लोगों को उसमें नहीं बैठाया जा सकता, सरकारी सिस्टम में फिट नहीं कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर बने और अपनी जगह पर वो सोचे, अपना एनालिसिस करे
दिक्कत क्या है कि हमारे स्कूल्स कॉलेज की जो एजुकेशन है वहाँ पर लिवलीहुड को तो प्रमोट किया था, लेकिन लाइफ को प्रमोट नहीं किया था। जीवन जीना कैसे है, जीवन की धारणा क्या है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या मूल्य होने चाहिए, उन सब की कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में ज़रूरत है। वॉरेन बफे कहा करते थे कि इफ़ यू आर हैविंग वन सोर्स ऑफ इनकम यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। इसका मतलब क्या है? हाँ देखिए, वॉरेन बफेट जो हैं वो हम सब के लिए बड़े श्रद्धेय हैं, विशेष तौर पर इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए। होता ये है कि वॉरेन बफेट ने यहाँ ये बताया है कि अगर आप किसी भी रूप में किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड हैं तो आप गरीबी रेखा के आसपास ज़्यादा दूर नहीं हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके जीवन में कुछ सपने हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो टाइप्स ऑफ सोर्स इनकम आपके पास जितने ज़्यादा होंगे आपकी ग्रोथ फाइनेंशियली उतनी ज़्यादा होगी। होता क्या है कि अधिकांश लोग जो गरीब रह जाते हैं, या आपके शब्दों में, या जो बहुत अमीर नहीं बन पाते हैं, उनका कारण ये है कि वो अपना समय ट्रेड कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और वो समय कौन खरीद रहा है? कहीं ना कहीं कोई एक अमीर आदमी खरीद रहा है। आपके पास में और मेरे पास में 24 घंटे हैं, लेकिन अगर मैं आज अपने पास में 10 लोगों को हायर कर लेता हूँ तो नेचुरल रूप से मेरे पास 240 घंटे हो जाएंगे और मैं 10 गुना अधिक काम कर सकता हूँ। अपने आप को मार्केट में या जो भी मेरा सेक्टर है वहाँ उनको प्रमोट कर सकता हूँ और अपने काम को बढ़ा सकता हूँ। तो यही करके जो बड़े बड़े लोग आज इस ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं उन्होंने इसको किया है। लेकिन जो जॉब की जो धारणा है या जो सोशल सिक्योरिटी इस रूप में देखते हैं प्राइवेट जॉब में, उन लोगों के साथ में ये दिक्कत आती है कि वो एक सोर्स पर डिपेंड होते हैं। तो होना ये चाहिए यहाँ पर कि उनको अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, अपने आप को स्किल्ड करना चाहिए, फिर उन सभी सेगमेंट्स में बराबर की मेहनत करते हुए और एक समय के बाद में उसे ऑटो पायलट मोड पे ले जाते हुए अपनी इनकम को और अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाना चाहिए। एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये सामने आया था जब रिसर्च की गई थी भारत सरकार के द्वारा कि उन्होंने सर्वे करवाया था कि अमीर लोग क्या काम करते हैं, तो उसमें सामने आया था कि ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन हैं और कुछ लोग इन्वेस्ट करके भी अमीर बने हैं। तो एक मिडिल क्लास इंसान पूरे टाइम काम करता रहता है, तो वो पैसा कमाना चाहता है और अमीर होना चाहता है, मगर वो ऐसी क्या गलतियाँ करता है जिससे कि वो अमीर नहीं हो पाता? देखिए विभोर जी, इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने कहानी सुनी होगी कि एक जो मज़दूर होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, लोहे का पाइप बना रहे होते हैं और उस पाइप में जब वो काम कर रहे होते हैं तो वहाँ कुछ हर्डल आता है और उसके लिए फिर बहुत परेशान होते हैं। फैक्ट्री मालिक बहुत सारे लोगों को बुलाता है और वो मशीन का जो पाइप का पार्ट है वो ठीक नहीं हो पाता। ऐसे में एक इंजीनियर को बुलाया जाता है और इंजीनियर आता है और फिर उसकी जो फीस होती है वो 10,000 रुपये मांगता है। तो कहता है ठीक है, हम आपको पे करेंगे, हमें बहुत परेशानी हो रही है, आप कीजिए। तो फिर वो बड़ा उसको ध्यान से देखता है, उसको समझता है और फिर एक पर्टिकुलर एक जगह पर जा कर के धीरे से हथौड़ा मारता है और वो मशीन चालू हो जाती है। तो वो जो मालिक है वो कहता है कि 10,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, आप इसका कुछ कम कीजिए। वो कहता है नहीं, 10,000 रुपये मेरे लग इस चीज़ के बनते हैं, आप दीजिए। तो उसने कहा कि मेरे मजदूर यहाँ काम करते हैं, 500 रुपये का जो दिहाड़ी वाला मजदूर है वो भी काम कर सकता था, एक हथौड़ी तो मारनी थी। तो उसने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हथौड़ी मारने के मैं 500 रुपये ले रहा हूँ, 9,500 जो रुपये हैं वो इस चीज़ के हैं कि हथौड़ी कहाँ मारनी है। तो मेरा ये कहना है यहाँ पर कि अगर इसी से कोरिलेट करें तो जो पर्टिकुलर स्किल चाहिए या स्पेशलिस्ट होना चाहिए या सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, उस चीज़ की कमी है लोगों के अंदर। लोगों को उसकी जो नीड है या जो उसका सेक्टर है उसका स्पेशलिस्ट बनने की ज़रूरत है। उस क्षेत्र में, उस फील्ड में स्किल्ड होना और उस लेवल पर जाने की ज़रूरत है जिसमें आपको आपकी मन माफिक फीस भी मिलती है और आप अपना बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। आजकल कई सारी जगह पे देखने को मिलता है, कई लोग ये भी बोलते हैं कि हम एक दिन में बहुत सारा पैसा कर सकते हैं या फिर एक दिन में पैसा डबल वाली भी स्कीम आती है। क्या ये बात सच है? देखिए, आने को तो बहुत कुछ आता है विभोर जी, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी, शायद बचपन में सुनी होगी, आपकी तो उम्र भी कम है। हम लोग बचपन में सुना करते थे कि हमारे गांव में, मोहल्ले में कोई एक व्यक्ति गया शहर कमाने और आते समय सोने की सिल्ली यानी एक बार खरीद के ले आया।
है ना। और जब वो उसको रगड़ता था या सुनार के पास जब जाता था तो उसको जब चेक करवाता था तो वो नकली निकलती थी। ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आपने सुना होगा कि हर 5-10 साल के बाद में ये कहानी फिर दोहराई जाती है। कोई दूसरा व्यक्ति जाता है जिसने ये कहानी सुनी और रखी, फिर भी वो लालच में फंसता है और जाकर के उस चीज़ को लेके आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि आदमी एक जाल है, लालच एक बहुत बड़ा जाल है ना। आप जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है या बहुत सस्ती मिल रही है तो आप समझ लीजिएगा कि वो व्यक्ति प्रोडक्ट को नहीं सेल कर रहा है, आप खुद सेल हो रहे हैं। तो उस जगह पर जो स्कीम आपको ये कहती है कि मैं दुगना कर दूंगी या कम समय में अधिक रिटर्न दे दूंगी, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत सावधानी के साथ में आपको समझना चाहिए। जैसे ही कोई व्यक्ति आपको मार्केट रेट से अधिक रिटर्न दे रहा है तो नो डाउट उसमें रिस्क भी ज़्यादा है और आपको तुरंत सावधान होना चाहिए और आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि आपको यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन फिर वही इंसान का स्वभाव है, लालच है और वो उसको उस तरफ ले जाता है। यही कारण है कि हर दूसरे तीसरे राज्य में हर दूसरे तीसरे साल चिट फंड की स्कीम्स आती हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में सुनने को मिलता है कि लोग वहाँ फंस गए, वहाँ पैसा इन्वेस्ट हो गया। इवन पढ़े लिखे लोग, अखबारों में आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे आप देखते हैं किस तरह से लोग फ्रॉड में फंसते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो लालच है, जो मेरे लिए नहीं है, जो मेरा नहीं है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, जिसमें मार्केट में जो एवरेज है लाभ मिलना या जो रिटर्न है उससे अगर अधिक कहीं भी कुछ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उस तरफ खतरे की घंटी है और हमें सावधान हो जाना चाहिए। आजकल जैसे पुराने ज़माने के जो 90s के लोग हैं वो म्यूचुअल फंड को एक हवा मानते हैं। ये मानते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाएंगे तो वो डूबेंगे ही डूबेंगे। तो ये कितना सही है? अगर म्यूचुअल फंड्स में कोई पैसा लगा रहा है उनको किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, दो बातें। एक तो 90s की जो आपने बात कही, तो वो शुरुआत का समय था एक तरह से, जब उस समय कितने डीमैट्स अकाउंट थे और आज कितने डीमैट अकाउंट्स हैं, वो ये बता देता है अपने आप में। एक कहानी है कि इस सेक्टर में या मार्केट में कितने लोगों का रुझान बढ़ा है और क्यों बढ़ा है। उसका बेसिकली कारण तो एक एजुकेशन था। और फिर कोई भी चीज़ आती है जब मार्केट में नई आती है तो लोग धीरे धीरे उस पर एक्सपीरियंस लेते हैं। फिर जब अधिक लोगों का एक्सपीरियंस आता है तो लोग उसकी ओर आकर्षित भी होते हैं, उसकी तरफ उसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है। तो 90s में लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी और थैंक्स टू इंटरनेट ये जो सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं ने अपने आप को और आम लोगों को इसकी ओर आकर्षित किया है। सोशल मीडिया ने और टीवी चैनल्स और इन सब ने जब जानकारी लोगों के पास आई कि ये भी एक तरीका हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना शेयर लेने का या लोगों की ग्रोथ के साथ में अपने आप को जोड़ने का, तो म्यूचुअल फंड उसी की कहानी है और उसी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जा रहा है उसे किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, क्योंकि पर्पस डिसाइड द चॉइस। जो आपका पर्पस होगा अकॉर्डिंगली ही आपकी चॉइस होनी चाहिए। आपका लॉन्ग टर्म का होरिजन है या आप 2 से 5 साल के बीच में जा रहे हैं या आप 2-3 साल के लिए इस फील्ड में। अगर कोई कहता है कि मैं 1-2 साल के लिए हूँ तो मैं उसको मना करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में भी मत जाइए। कारण ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 1-2 साल में ही बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब पैसा लगता है तो कई बार ऐसा होता है कि उस समय आपके यूनिट्स वगैरह इतने नहीं मिल पाते हैं तो आपको ग्रोथ दिखती नहीं है। लेकिन हाँ, कम से कम 5-7 साल के लिए आप आइए और उसके बाद में अगर आप जितना आगे बढ़ेंगे तो एवरेजिंग का जो लाभ मिलेगा, कंपाउंडिंग का जो लाभ मिलेगा, वो आपके लिए बेहतर है। तो आप सबसे पहले तो अपना टारगेट को लीजिए और एटलीस्ट 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल लंबा अगर आपके गोल्स हैं और आप म्यूचुअल फंड के लिए आते हैं तो आपका वेलकम है। मार्केट में जितना अच्छा होता है मार्केट में जाना, उससे ज़्यादा अच्छा होता है मार्केट से निकलना। ये किस चीज़ पर निर्भर करता है? देखिए, शेयर मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। महत्वपूर्ण ये है कि आपने वहाँ एंट्री किस पॉइंट पर की और एग्ज़िट किस पॉइंट पे की। आज सपोज़ मैंने 70,000 के मार्केट में एंट्री की और मैं वापस वहाँ से 80,000 के मार्केट से निकल रहा हूँ, तो उसी समय में कुछ लोग होंगे जो 75 के पॉइंट पर एंट्री करते हैं और 80 पे निकल जाते हैं।
कुछ लोग होंगे जिन्होंने 50 पर एंट्री की होगी और आज 80 पे निकल रहे हैं। तो ये जो बीच का जो गैप है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एंट्री किस समय की, उसी के अकॉर्डिंगली आपको यूनिट्स मिलती हैं, उसी के हिसाब से आपका सारा इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ होती है। और एग्जिट कब आप करते हैं, इसमें सबसे बड़ा लालच ये है कि आदमी जब भी एग्जिट करता है तो अगर मार्केट चढ़ गया तो भी उसे दुख होता है, और अगर उसने डाउन पे गया तो उसको लगता है कि थोड़ा समय और अगर रहता तो मैं यूनिट्स और मिल जाते। तो कुल मिलाकर के स्थिति उसकी भ्रमजाल में रहती है। लेकिन हाँ, अगर आपको मार्केट में प्ले करना है तो आपको अपने गोल्स के साथ में आना चाहिए। आपका होरिजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे तो इतना अगर मेरा बन जाता है पैसा, या मेरे को इतने समय में रहना है मार्केट में, और उसके समय जितना भी मेरा मार्केट रहेगा उस समय मेरे गोल अचीव हो जाते तो मैं विड्रॉ कर लूँगा। तो आपको संतोष के साथ में निकल जाना चाहिए। अगर किसी को फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना हो तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों पर काम करना चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं और बहुत सारी पढ़ाई है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को जो नए सेगमेंट मान जाते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो देश में जिस स्पीड से होनी चाहिए या जिस रेंज में होनी चाहिए उस रेंज में नहीं है। तो स्कोप तो बहुत सारा है, लेकिन आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें आपको काम करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको पैसे को समझना पड़ेगा, मनी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, लोगों के टेम्पर को समझना पड़ेगा, लोगों की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो CFP वगैरह हैं जो बाहर के देशों में मान्यता प्राप्त हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। इंडिया में भी कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आप जब फील्ड में आते हैं तो आपको लोगों से डील करना है, और हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है, उसके गोल्स इंडिविजुअल्स हैं। तो आपके पब्लिक डीलिंग और लोगों में कुछ लाइफ में वैल्यू ऐड करना, ये आपके अगर मन में है और आप अपने नॉलेज से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए और आपका स्वागत है। लोग इनकम जनरेट करने में अच्छे होते हैं और वेल्थ बिल्डिंग में कमज़ोर होते हैं, इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर होता है? देखिए, इनकम जनरेट करना एक विषय है और वेल्थ क्रिएट करना एक दूसरा विषय है। इनकम जनरेट करने के लिए आपको पैसे की बहुत समझ जरूरी नहीं है। इनकम जनरेट करने के लिए आप किसी एक फील्ड में मास्टर हो सकते हैं। तो आपने हो सकता है एक एजुकेशनिस्ट है, वो उसको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो उसने हो सकता है ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस ले रहा हो या कॉलेज चला रहा हो, स्कूल चला रहा हो, एक बहुत अच्छा एजुकेशनिस्ट हो सकता है और उससे उसको इनकम भी आ रही होगी। हो सकता है एक डॉक्टर है, उसने अपने सेगमेंट में, अपने सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स हैं उसके पास में, बहुत अच्छा उसको एक्सपीरियंस है, तो उसके पास में बहुत सारी इनकम आ सकती है। लेकिन आई हुई इनकम से या पैसे को बचा करके और उसको इन्वेस्ट करना, ये बिल्कुल दूसरी कला है, ये दूसरी चीज़ है। तो वहाँ पर मास्टरी के लिए आपको उतना ही काम करना पड़ेगा जितना आपने फर्स्ट स्टेप पे किया, यानी आपने अपने स्किल पे काम किया। इसलिए दोनों चीज़ें एक तो अलग हैं। अब जो दूसरा सेगमेंट है वेल्थ क्रिएशन का, वो वेल्थ का मतलब क्या है? क्या वेल्थ और रिच होने दोनों में अंतर है। कई बार हमको लोग दिखते हैं जो रिच लगते हैं, लेकिन क्या वो एसेट वेल्थ है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। आप लोगों को कैसे रिच समझते हैं? आप हो सकता है उनके पास गाड़ी देख रहे हैं, उनका बंगला देख रहे हैं, उनका ड्रेसिंग देख रहे हैं, इनसे आपको लग सकता है कि ये व्यक्ति बहुत वेल्दी है, लेकिन नहीं, हो सकता है वो सिर्फ रिच हो। रिच इन द सेंस कि वो पैसे बहुत खर्च कर रहा है या उसके पास बहुत पैसे दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उसके ऊपर लोन कितना है? क्या एक्चुअल में उसके पास में एसेट्स हैं? तो कई बार रिच होना और वेल्थी होना में दोनों में अंतर है। तो कई बार ऐसे ऐसे आपने लोगों को उदाहरण देखे होंगे, एकदम साधारण कपड़ों में गरीब किसान आपको नज़र आएगा, लेकिन जब वो पैसा उसके पास आप जाते हैं तो मेरा अनुभव रहा है उसके पास में इतना पैसा निकलता है या इतनी एसेट्स होती है जो अच्छे अच्छे जो तथा कथित सो कॉल्ड रिच लोग हैं उनके पास में नहीं होता। तो रिच और वेल्थी में फ़र्क है, और वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मनी से संबंधित, मनी मैनेजमेंट से संबंधित, इन्वेस्ट से संबंधित, सोर्सेज ऑफ इनकम से संबंधित चाहिए। मनी साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, वो मनी साइकोलॉजी होती क्या है? देखिए, हर इंसान
मनुष्य जो है वो भावनाओं से बना हुआ एक प्राणी है। हमारी जैसी भावनाएं होती हैं वो किसी भी दूसरे एनिमल्स में नहीं है। इतनी सेंसिटिव, इतनी समझ, ईश्वर ने मनुष्य को एक अलग ही रचना बनाई है। तो मनुष्य के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी साइकोलॉजी काम करती है। तो जो हर सेगमेंट रिलेशंस में हमारी साइकोलॉजी अलग होती है, हम जीवन को देखने की हमारी साइकोलॉजी अलग होती है, हमारे परिवार को हम अलग दृष्टि से देखते हैं। इसी तरह से पैसे को हम अलग दृष्टि से देखते हैं। किस दृष्टि से देखते हैं वो एक मनी साइकोलॉजी होती है। अब मनी जो साइकोलॉजी है वो बहुत बड़ा विषय है और बहुत समझने का, गहराई का विषय है। आपने पैसे को जीवन में किस किस आधार पर और किस लेवल पर जाकर के देखा है वो आपकी मनी की जो साइकोलॉजी उसको बनाती है। पैसे के साथ में आपका जो मनोविज्ञान है वो वहाँ पर काम करता है। आपने मान लीजिए समाज में देखा भी होगा कि लोग कहते हैं कि पैसा तो अच्छी चीज़ नहीं है, पैसा भाई भाई को लड़ा देता है, पैसा भाइयों में दरार डाल देता है, पैसा हर बुराई की जड़ है, ऐसा लोग कहते हैं। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो समाज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में इस तरह के नकारात्मक वातावरण बना देते हैं। परिवार में वैसा वातावरण बन जाता है, क्योंकि आप जैसे 5 लोगों के साथ रहते हैं वैसे आप बन जाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा के साथ में जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो साइकोलॉजी होती है पैसों को लेकर के वो नकारात्मक रह जाती है। अब जिस चीज़ के साथ में विभोर जी आपकी नकारात्मक एनर्जी जुड़ी हुई है या नकारात्मक भावना जुड़ी हुई है वो आपके साथ में सकारात्मक कैसे हो सकती है। इसी वजह से हम मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। जब मनी को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते तो एबंडेंस मनी आपके लिए सिर्फ एक कल्पना रह जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि मनी साइकोलॉजी पर हर इंसान काम करे। परिवारों में इस पे काम होना चाहिए, समाज में इस पे काम होना चाहिए। एक तरफ तो हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की नकारात्मक बातें करते हैं, तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो ज़रूरत है कि हम परिवारों में भी और समाज में भी इस मनी साइकोलॉजी को समझें और उसके प्रति सकारात्मक विचार रखें। तो हमारी जो मनी पर्सनैलिटी बनेगी वो काफ़ी अलग होगी और हम मनी को बेहतर समझ पाएंगे और मनी का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। आपने जैसे कि बात करी हमारे गोल्स होने ज़रूरी है हमारे को अमीर होने के लिए, क्या विदाउट गोल भी हम अमीर हो सकते हैं? देखिए होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ आपको कि आपको यहाँ से एक गाड़ी देता हूँ मैं और चाबी देता हूँ, है ना। अब आपको जाना है। अब आप जब घर से बाहर निकलेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपको पता तो होना चाहिए ना मुझे जाना कहाँ है। वरना आप 20 किलोमीटर वेस्ट में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर साउथ में चले जाएंगे, फिर नॉर्थ में चले जाएंगे और गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म करके आप शाम तक आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक गोल होगा कि मुझे पर्टिकुलर एक जगह जाना है, वहाँ जाकर के कुछ लोगों से मिल करके आना है और वापस आना है, तो एक गोल आ जाता है। तो गोल जो होता है वो एक तरह से आपको अपने लक्ष्य के बिना आपका सिर्फ टाइम पास हो रहा है, समय खराब हो रहा है। इसी तरह से फाइनेंस के अंदर क्या होता है कि जब तक मनुष्य को लगता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ और बचा भी रहा हूँ, बचा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, वो इसी में प्रोसेस में लगा रहता है। लेकिन जहाँ पर उसको लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, फिर आप देखिए उसे कैसे तैयारी करता है। किसी बच्चे की शादी करनी है पेरेंट्स को, तो वो किस तरह से उसका गोल बनाते हैं, किस तरह से तैयारियां करते हैं, ज्वेलरी के लिए तैयारी करते हैं, शादी में जो खाने पीने की व्यवस्था होगी उसको कैसे, कितना बजट जाएगा, कितना मेहनत करते हैं लोग। और उसके लिए कोई प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं है उनको। आजकल ये इवेंट मैनेजमेंट होने लगे हैं, इसके पहले भी बहुत सालों से ये सारी परंपरा रही है हमारी। तो एक गोल जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी काम पूर्ति तक नहीं पहुँचेगा और हम सिर्फ अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे। आज के टाइम में जैसे यूथ देखा जाता है वो आमतौर पर दिखावे पे विश्वास करता है, आमतौर पर दिखावा करता है, जिसे हम सरल भाषा में बोल सकते हैं, और वो पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा उड़ाता है। तो उसमें क्या नुकसान है? देखिए आजकल का जो समय है वो यूथ की जो सोच है, हमने ये देखा है कि यूथ को लगता है कि शायद वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है ना। तो कुछ हद तक वो चीज़ ठीक हो सकती है कि आपका कुछ जगह पर आपको दिखावा करना पड़ता है, लेकिन वो दिखावा अगर आपका जो बेस है उसको ख़त्म करने लग जाए
तो वहाँ पर उसको रुक जाना चाहिए। होता यह है कि इंसान, आज की जो दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है और चकाचौंध की दुनिया है, मार्केट बहुत अच्छी तैयारी के साथ, बहुत स्ट्रेटजी के साथ में आपके पैसे को खर्च करने के लिए या उसको दूसरे शब्दों में कहें तो लूटने के लिए तैयार बैठा है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने पैसे को कैसे बचाते हैं और आप अपना लक्ष्य लेके चलते हैं। मार्केट जो है उसकी एनर्जी और उसका लक्ष्य क्लियर है, उसका गोल क्लियर है। आपका गोल क्लियर अगर नहीं है तो सारा पैसा उधर चला जाएगा, क्योंकि उधर ताकत बहुत ज़्यादा है। आपको चाहिए कि आप अपने पैसे को, अपने समय को, अपनी एनर्जी को कैसे बचाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना गोल सेट करें। लोग आजकल पैसा क्यों नहीं बचा पाते हैं? देखिए, होता यह है कि हर इंसान अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पैसे अर्न तो करता है, लेकिन पैसा बचाना है वो, जैसा कि मैंने कहा, एक कला है। तो इसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत काम करते हैं। मैं मानता हूँ कि पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा काम है, और ऐसे अच्छे काम के लिए आपको इस चीज़ को मानना चाहिए, अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, कि जैसे हम भगवान को जब भोग लगाते हैं, है ना, पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो सबसे पहले जो हम अपने रसोई में बनाते हैं उसमें से जो प्रथम अंश होता है वो ईश्वर को अर्पित करते हैं, और उसके बाद में हम सभी भोजन लेते हैं। तो लेकिन उसी की जगह पर अगर हम घर पे खाना बनाते हैं और जो खाना बच गया उसे हम जूठन कहते हैं, और कोई भीख मांगने आ रहा है या भिखारी होता है तो हम उसको दे दिया करते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात है कि इसको अगर हम इन्वेस्टमेंट से जोड़ते हैं तो जो व्यक्ति अर्न कर रहा है, कमाई कर रहा है, उसका जो सिद्धांत होता है काम करने का, वो कई लोग क्या करते हैं कि पहले जो इनकम आई उसमें से एक्सपेंस निकाल देते हैं और बचे हुए पैसे को सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए डालते हैं। होना ये चाहिए कि जो पैसा आपने कमाया है उसमें से पहले आपने टारगेट के हिसाब से पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए जाइए, बचे हुए पैसे में आप एडजस्ट करें एक्सपेंसेस पे। तो वो जो आपने भोग लगाया था उसी तरह से इस पैसे को जो इन्वेस्टेड है उसको ईश्वर की भी आपको एक तरह से आशीर्वाद मिल जाता है, और आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक नई ऊंचाई पर देखते हैं, क्योंकि आपने उस श्रद्धा से, उस भाव से उस इन्वेस्टमेंट को ले गए। तो यही देखा जाता है कि यही सबसे बड़ी गलती करते हैं पैसा बचाते वक्त। हाँ, ऐसा करते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ होती है कि मैंने जो आज के यूथ में जो आप बात कर रहे थे, तो मैं कहता हूँ कि एक्सपेंस भी कई तरह के होते हैं। आज के यूथ में जो एक्सपेंसेस होते हैं, इन जनरल मैं 4 तरह के एक्सपेंस बताता हूँ। एक होता है अर्जेंट एक्सपेंस, एक होता है इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस, एक होता है पॉपुलर एक्सपेंस, और एक होता है यूजलेस एक्सपेंस। तो जो इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस है, जैसे आपकी स्कूल की फ़ीस है या कॉलेज की फ़ीस है, आप स्किल्ड हो रहे हैं तो उसकी जो फ़ीस है, या आपकी लाइफ में बिजली के बिल हैं, या आपकी जो, ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से कुछ होते हैं अर्जेंट, यानी कि आपको तत्काल कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। सपोज आप मेडिकल, आपको रिक्वायरमेंट आ गई तो वो अर्जेंट में है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ में कुछ इस तरह से एक्सपेंस जो पॉपुलर एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि आपने एक आईफोन ले लिया, आप उस काम को एंड्रॉयड फ़ोन से भी, एक 8-10 हज़ार के मोबाइल से भी काम चला सकते थे, लेकिन आपने पॉपुलैरिटी के लिए आपने एक एक्सपेंस किया और आप 1 लाख 1.5 लाख के मोबाइल पर चले गए, तो वो जो एक्सपेंस है वो आपको कहाँ लेके जाएगा। इसी तरह से कुछ एक्सपेंस होते हैं यूजलेस होते हैं, जिनकी उपयोगिता नहीं होती है, लेकिन हम उनको भी करते हैं। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं, अगर हम जब भी किसी चीज़ में एक्सपेंस करने जा रहे हैं या कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो हम इन 4 चीज़ों को देखें कि ये जो मेरा एक्सपेंस है वो किस कैटेगरी में आ रहा है। आइदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट और यूजफुल। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक उस सांप के जैसे है, जैसा पहले पुराना नोकिया का फ़ोन आता था, उसमें एक गेम होता था सांप का। तो उसमें सांप आगे बढ़ता था और पॉइंट्स को खाता जाता था और वो बढ़ता था, उसकी साइज़ बढ़ जाती थी, वो स्क्रीन में भी नहीं आता था कई बार। तो उसी तरह से हमारे जो डेली रूटीन के जो खर्चे हैं, हम अपनी अर्निंग को उसमें लगाते हैं और कुछ पैसा सेव करते हैं। हमारी जो सेविंग्स होती है वही आगे चलकर एक कॉर्पस के रूप में बनती है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है और अचानक उसकी लाइफ स्मूथ चल रही है, अचानक कोई
ऐसी प्रॉब्लम आती है हेल्थ को लेकर के, उसे ऑपरेट के लिए जाना पड़ता है या उसे एक बड़ी मेडिकल फ़ी पे करनी पड़ती है, तो हम इमोशनली चूँकि जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि हमारी जितनी भी सेविंग है वो उसमें ख़त्म हो सकती है। तो इंसान कई बार एक मेडिकल एक्सपेंस की वजह से अपनी सारी कॉर्पस गंवा देता है, अपनी सारी सेविंग्स को गंवा देता है, जीरो पे आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर उसने छोटी सी राशि दे करके अपने आप को मेडिकली इंश्योर्ड कर रखा है, तो उसको फिर जो खर्चे आ रहे हैं उसकी तरफ न सिर्फ उसकी तरफ से वो निश्चित हो जाता है, बल्कि उसकी सेविंग भी निश्चित हो जाती है। तो ऐसी जगह पर हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है और ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है वो अलग अलग कंपनीज़ का और अलग अलग लोगों के लिए बना हुआ है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस को मैं अगर एक संक्षेप में बताऊं तो कम प्रीमियम दे करके आप अपनी लाइफ का बड़ा पार्ट जो है उसको आप इंश्योर कर सकते हैं। और उसकी जो ख़ास बात ये है कि इसके माध्यम से जो विशेष तौर पे जो न्यू अर्निंग के जो मेंबर हैं, कम एज के जो लोग हैं, उनको हम इसके लिए सजेस्ट करते हैं और वहाँ पर उसकी जो लाइफ है, उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं, उसको हम सिक्योर करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 साल का यंग लड़का है और उसने अभी कमाना शुरू किया है, उसकी अभी सैलरी 25,000, 30,000, 40,000 है, 50,000 है, तो उस व्यक्ति को वहाँ पर अपने आप को ग्रो भी करना है, स्किल भी करना है, अपने आप को पैसा कमा करके फैमिली की लायबिलिटीज़ भी पूरी करनी है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को कुछ हो गया तो सारा का सारा जो परिवार है एक झटके में इमोशनली और फाइनेंशियली लॉस में आ जाता है। तो उस जगह पर अगर उसका टर्म प्लान हो रखा है तो ऐसी परिस्थितियों में उस परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है और जिसकी वजह से परिवार एक बार फिर रनिंग में आ जाता है। तो वहाँ पर फाइनेंशियली अगर हम देखें तो टर्म प्लान एक बहुत बड़ा की रोल अदा करता है। लोग कहते हैं हम खुद इन्वेस्ट कर देंगे, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की क्या ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल सही है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि करने को हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मुझे बाल कटाने हैं, मैं कुछ साल सीख करके और ये बार्बर का काम कर सकता हूँ। कपड़े सिलवाने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं कुछ साल सीख करके टेलरिंग भी कर सकता हूँ। मुझे मेडिकल जब इमरजेंसी आती है, मुझे डॉक्टर के पास क्या जाने की ज़रूरत है, मैं भी मेडिकल की शिक्षा लेकर के और मेडिकल का भी हेल्थ का भी अपना ध्यान रख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मनुष्य जो है वो हार्ड मांस का टुकड़ा है और उसकी विशेषता है उसके इमोशंस। तो जब हम खुद अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसी डॉक्टर की भांति होते हैं जो डॉक्टर अपने परिवार का या किसी व्यक्ति का, एक सर्जन जब अपने फैमिली मेम्बर्स का जब ऑपरेशन करने जाता है तो उस समय उसके भी हाथ कांपते हैं। और इसी तरह से जब खुद के पैसे को इन्वेस्ट करता है तो उसके अंदर जो सर्टेन जो चेंजेस ऑफ इमोशंस होता है कि पैनिक हो जाना या प्रॉफिट को देख करके लालच में आना, तो उस समय वो पैसे के साथ में जो रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं या जो समय की दरकार होती है, आवश्यकता होती है, वैसे एक्शन नहीं लेकर के इमोशनली वो अपने एक्शंस गलत ले लेता है। तो ऐसे में जरूरत होती है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जो न्यूट्रल रह करके आपके हित और अहित को समझते हुए सही डिसीजन लेता है। इसलिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। अब हम बलबीर जी बात करेंगे रिटायरमेंट की, हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग क्यों ज़रूरी है और हम रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? बहुत सही सवाल है आपका। और हमारे देश के अंदर एक ट्रेंड चलता है जिसके लिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि लोगों को, कि लोग समझते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा रिटायरमेंट का फंड है, और वो ये समझते हैं, बच्चे समझते हैं कि पेरेंट्स हमारे इमरजेंसी फंड है। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट समाज में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो क्राइसिस आती है उसका एक कारण बन जाते हैं। लोग अपनी दैनिक जिम्मेवारियों पे या बच्चों के भविष्य को लेकर के जितनी चिंता करते हैं उतनी रिटायरमेंट खुद का कैसे हो, किस तरह से उनकी जो ओल्ड एज है उसमें वो फ्रीक्वेंटली और कंफर्टली अपना लाइफ को सस्टेन कर पाएँ, उसको लेकर के विचार नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, एक आंकड़ा है, जो आंकड़ा इतना भयावह है कि आज देश में
लोग की उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है। देश आज़ाद हुआ उससे आज अगर अपन देखें एवरेज एज है वो 80 साल के लगभग पहुंच चुकी है। और धीरे धीरे मेडिकल साइंस की ग्रोथ के कारण लोग आज सरवाइव तो कर रहे हैं, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन कैसे सरवाइव कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जापान जैसा देश, वहाँ पर 100 ईयर्स प्लस की जो एज के लोग हैं उनके जो वृद्धाश्रम या हॉस्टल्स हैं वो हाउसफुल चल रहे हैं। हमारे देश की एवरेज एज भी बढ़ती जा रही है, लेकिन वो बढ़ती हुई एज आपके लिए एक चुनौती भी है जी। आफ्टर 60 कोई भी आम आदमी है उसका शरीर जो है धीरे धीरे उस क्षमता के साथ काम नहीं कर सकता जो पहले था। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जिस समय से आप पैसा कमाना शुरू करते हैं उसी समय से आप प्लानिंग करना शुरू करें अपने बुढ़ापे के लिए। और बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था और वहाँ जब मेरी बात हुई तो लोगों ने ये सवाल किया कि आप अपने देश के साथ में या अपने लोगों के बीच में किस कॉन्सेप्ट के साथ जाना चाहते हैं, वहाँ उनको क्या आप अपने वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने एक बात कही कि देखिए हमारे देश में आज 140 करोड़ की जनता है और कोई भी सरकार उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं दे सकती है। तो 1p इन a p यानी एक पर्सन की एक पॉकेट में एक पेंशन स्कीम हो तो वो अपना बुढ़ापा और अपना वृद्धावस्था का जो समय बहुत अच्छे से निकाल सकता है। तो हमारी कंपनी जो है कल्याणी फाइनेंस सर्विसेज, उसके माध्यम से भी हम लोगों में अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था की जो उम्र है उसको एक अच्छे तरीके से एक सम्मान के साथ में और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए बिना फैमिली के अदर मेंबर्स पर बर्डन डाले अपने आप को सर्वाइव करें और जीवन को सम्मान के साथ जिएं। ये हमारा प्रयास है। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँगा कि जिस दिन से इंसान कमाना शुरू करता है उसी समय से उसको चाहिए कि वो आगे की रिटायरमेंट की प्लानिंग करे, उसमें इन्फ्लेशन को देखे, अपने हेल्थ में जो इश्यूज आते हैं, जो खर्चे आते हैं, उनको मॉनिटर करता चले और उनके एक्सपेंसेस के हिसाब से अपनी प्लानिंग को करता हुआ चले। तो शायद जो परिवारों में अच्छे संबंध होते हैं, रिलेशंस होते हैं, वो भी बने रहेंगे, क्योंकि आप इनकम के लिए दूसरे मेंबर्स पर डिपेंड नहीं होते। जाते जाते अब हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अपने परिवारों में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दें, लोगों को और परिवार के सदस्यों को बताएं कि फाइनेंस कितना इम्पोर्टेंट है और आपने जो मनी के साथ में अच्छे एक्सपीरियंस लिए उनको शेयर करें। और हर व्यक्ति जीवन में कभी भी शुरुआत कर सकता है, इस बात को लोगों को समझाएं, अपने लोगों को मोटिवेट करें। छोटे बच्चे हैं तो उनको अभी से सेविंग्स की आदत डालें। हमारी जो पुरानी परंपरा थी, गुल्लक की परंपरा, उसको वापस जीवित करें। बच्चों को पैसों को मैनेज करना सिखाएं। आप उसको अगर पॉकेट मनी देते हैं तो उसको बताएं कि आपको कितना हिस्सा इसमें से खर्च करना है और कितना पैसा सेव करना है। साथ में जैसा कि हमारी बातचीत में भी आया, हेल्थ को लेकर के आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जाएं, अपने रिटायरमेंट को प्लान करें, बच्चों की शादियों और उनकी हायर एजुकेशन के लिए प्री प्लान चलें। आप जितना बेहतरीन तरीके से आप प्लानिंग को करेंगे उतना बढ़िया और स्मूथली आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को उनके बेहतर फाइनेंशियल भविष्य की कामना करता हूं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आपका। अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है? देखिए, अर्ली एज का क्या परिभाषा हो सकती है, हर व्यक्ति के लिए अलग परिभाषा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है वॉरेन बफेट का। तो वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि आई स्टार्टेड सेविंग एट द एज ऑफ 11, यानी कि मैंने 11 साल की आयु से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है विभोर जी कि उन्होंने कहा आई वॉज टू लेट, यानी 11 वर्ष की आयु में भी जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तब भी वो कहते थे कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ।
तो अब आप सोच सकते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट किस एज से कर देना चाहिए। मैं तो कहूँगा मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है उसके पेरेंट्स का पहले दायित्व होता है कि उसका इन्वेस्टमेंट उसके लिए सेविंग करें, और जब उसको समझ आ जाए तो उसे भी इस रास्ते पर चल देना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो उसको जीवन के अंदर फाइनेंशियली सक्सेस की ओर ले जाता है। बलबीर जी, हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमारी वेबसाइट है www.kalyani financial services, उसके मार्फत से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं इन नंबर्स पे भी आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम से, और हमारी जो भी सर्विसेज हैं उनका आप लाभ ले सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।